हेलो दोस्तों, मैं हूं नीरज और आप देख रहे हैं स्टडी कॉमर्स। और आज हम इस वीडियो में यूपी पीजीटी कॉमर्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। ये है पार्ट 2। पार्ट 1 मैंने पहले ही बना लिया है, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हो या डिस्क्रिप्शन में भी आपको उसका लिंक मिल जाएगा। आप हमारे लेक्चर के पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं एट जस्ट ₹100। आप इस दिए गए नंबर पर हमें पे कर सकते हैं। नंबर है 7317240017। आप हमें फ़ोन पे, गूगल पे या किसी भी यूपीआई के थ्रू पेमेंट कर सकते हैं। और इस ₹100 में हम आपको डेली एमसीक्यूज भी प्रोवाइड करेंगे ताकि आपकी तैयारी होती रहे। अगर आपको अभी भी कोई डाउट है तो आप इस दिए गए नंबर पे हमें व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आप अपनी तैयारी को बूस्ट देना चाहते हैं तो विजिट आवर वेबसाइट studycommerce.net। यहाँ पे क्विज़ेज़ वाले सेक्शन में चले जाना। जिस एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हो उस एग्ज़ाम को सेलेक्ट करना। फॉर एग्ज़ाम्पल टीजीटी, पीजीटी। इस पर क्लिक करते ही आपके सामने अलग अलग सेट्स के क्वेश्चन आ जाएंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल सेट 1, 2, 3, 4 अलग अलग सेट हम डेली अपडेट करते रहते हैं। तो डेली मॉक टेस्ट के लिए बहुत ही अच्छी वेबसाइट हम लोगों ने बनाई है, जहाँ पे आप अपनी तैयारी को टेस्ट कर सकते हैं कि आप कितने तैयार हैं। और ये जो क्विज़ेज़ आपको मिल रहा है ये एब्सोल्युटली फ्री है, कोई भी चार्जेस इसका नहीं है। आप फ्री में मॉक टेस्ट दे सकते हैं। वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो मेक श्योर कि इस वेबसाइट को ज़रूर एक्सप्लोर करें। तो हम यूपी पीजीटी कॉमर्स के अलग अलग सब्जेक्ट में जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उसको डिस्कस कर रहे थे। तो पिछली वीडियो में मैंने मैनेजमेंट के जो क्वेश्चंस आए थे उसको डिस्कस किया था, और इस वीडियो में हम स्टैटिस्टिक्स के कुछ क्वेश्चंस हैं उसको हम डिस्कस करेंगे। टोटल 10 क्वेश्चंस होंगे। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि मैं देखता हूँ कि जनरली जो व्यूअर्स हैं, जो आप सब स्टूडेंट हैं जो वीडियो देख रहे हैं अभी, वो क्वेश्चंस को कमेंट बॉक्स में अटेम्प्ट नहीं करते। ये बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। मैं चाहता हूँ कि आप ज़रूर क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें। मेरे लिए नहीं, मैं नहीं चाहता कि मैं व्यूज़ के लिए या कमेंट के लिए खुद से कहूँ। मैं बिल्कुल भी व्यूज़ के लिए या कमेंट के लिए बिल्कुल नहीं बोल रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप प्रैक्टिस करना सीखें। आप नहीं सीखोगे तो एग्ज़ाम में गलती करोगे। यहाँ गलती करोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो क्वेश्चन को पहले खुद से अटेम्प्ट करें, उसके बाद ही एक्सप्लेनेशन देखें। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेथड ऑफ कलेक्टिंग प्राइमरी डेटा। यहाँ पे नॉट का ध्यान रखिएगा, नॉट पूछा है। आपके ऑप्शन है डायरेक्ट इंटरव्यू, इनडायरेक्ट इंटरव्यू, नेशनल पब्लिकेशंस, क्वेश्चनर मेथड। कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिए, तब तक मैं आपको एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड करता हूँ। तो क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा देखते हैं। डेटा कैन बी प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी डेटा के बारे में बात करते हैं। देखिए, प्राइमरी डेटा वो डेटा है जो फर्स्ट हैंड है, यानी जो सबसे पहले फर्स्ट टाइम कलेक्ट किया गया है, वो फ्रेश डेटा है, किसी और ने उसको कलेक्ट नहीं किया है, सबसे पहले आपने कलेक्ट किया। फर्स्ट हैंड डेटा को हम प्राइमरी डेटा कहते हैं। अब यहाँ पे कुछ मेथड्स दिया गया है प्राइमरी डेटा को कलेक्ट करने का। फर्स्ट है डायरेक्ट पर्सनल ऑब्जर्वेशन, सेकंड है इनडायरेक्ट ओरल इंटरव्यू, थर्ड है इंफॉर्मेशन थ्रू एजेंसीज, फोर्थ है मेल्ड क्वेश्चनर्स, फिफ्थ है शेड्यूल्स। एक एक करके देखते हैं। फर्स्ट है डायरेक्ट पर्सनल ऑब्जर्वेशन। देखिए, नाम में ही सारा मीनिंग छुपा हुआ है। डायरेक्ट पर्सनल ऑब्जर्वेशन का क्या मतलब है कि जो भी इन्वेस्टिगेटर है वो पर्सनली ऑब्जर्व करता है और डेटा कलेक्ट करता है फर्स्ट हैंड, तो इसे हम डायरेक्ट पर्सनल ऑब्जर्वेशन मेथड कहते हैं। सेकंड है इनडायरेक्ट ओरल इंटरव्यू। इसके अंतर्गत जो इन्वेस्टिगेटर है वो खुद इंटरव्यू नहीं लेता है, बल्कि इनडायरेक्ट तरीके से इंटरव्यू लेता है। इसका मतलब है कि यहाँ पे जो इन्वेस्टिगेटर होगा वो डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछेगा, लेकिन वो एज अ विटनेस काम करेगा या फिर एज अ थर्ड पार्टी वो काम करेगा यहाँ पे, और इस तरीके से डेटा कलेक्ट किया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, आप देखते हो कि पुलिस डिपार्टमेंट जो है वो जब कोई चीज़ चोरी हो जाती है, किसी का सामान चोरी हो जाता है, या दंगों के केसेस में या मर्डर के केसेस में, इस तरीके का टेक्निक जो है वो इस्तेमाल करता है। थर्ड है इंफॉर्मेशन थ्रू एजेंसीज। इसके अंतर्गत क्या है कि कोई भी लोकल एजेंट या करस्पॉन्डेंट को अपॉइंट कर दिया जाता है, और वो करस्पॉन्डेंट जो होते हैं वो इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, और बाद में जो जो भी रिसर्चर है उसको वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर देते हैं। यानी एजेंसी के थ्रू हम इंफॉर्मेशन इकट्ठा कर रहे हैं। तो ये भी एक प्राइमरी डेटा कलेक्ट करने का मेथड है। नेक्स्ट है मेल्ड क्वेश्चनर।
मेल्ड क्वेश्चनर क्या होता है कि क्वेश्चनर में हम कुछ क्वेश्चंस बना लेते हैं, यानी लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस होते हैं, और जो भी रिस्पोंडेंट होते हैं उनको हम लिस्ट ऑफ क्वेश्चन जो है वो दे देते हैं और ब्लैंक स्पेस छोड़ देते हैं आंसर के लिए। उनसे पूछते हैं कि इस क्वेश्चन का आपको आंसर देना है। तो क्वेश्चनर का मतलब यही है कि आप कुछ क्वेश्चन दे रहे हो, किसी टॉपिक पे आप कुछ क्वेश्चन बना लेते हो और वो भेज देते हो रिस्पोंडेंट को, और वहाँ पे ब्लैंक स्पेस छोड़ देते हो ताकि वो उसका आंसर वहाँ पे लिख के आपको दे दे। तो ये प्राइमरी डेटा के कुछ मेथड्स हैं। अब बात करते हैं सेकेंडरी डेटा। जैसा नाम से ही पता है कि सेकेंडरी डेटा वो डेटा है जो पहले से ही कलेक्ट किया जा चुका है, यानी किसी दूसरे बॉडी ने पहले ही डेटा कलेक्ट कर लिया है, हम उस डेटा को यूज़ कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल आप देखो आरबीआई, आरबीआई जो डेटा रिलीज करता है वो आरबीआई के लिए क्या है, फर्स्ट हैंड डेटा है, और आरबीआई के डेटा को जब हम यूज़ करते हैं तो वो हमारे लिए एक सेकेंड हैंड डेटा है, क्योंकि वो ऑलरेडी कलेक्ट किया जा चुका है किसी और के द्वारा। हमने उस डेटा को कलेक्ट नहीं किया है, वो ऑलरेडी किसी और ने कलेक्ट किया है, उसने यूज़ किया है, और अब हम उस डेटा को यूज़ कर रहे हैं। तो ये है सेकेंडरी डेटा। सेकेंडरी डेटा के भी दो सोर्सेज हैं, फर्स्ट है पब्लिश्ड सोर्सेज और सेकेंड है अनपब्लिश्ड सोर्सेज। फर्स्ट बात करते हैं पब्लिश्ड सोर्सेज की। तो गवर्नमेंट, इंटरनेशनल और लोकल एजेंसीज जो हैं वो समय समय पर डेटा रिलीज करते हैं। जैसे इंटरनेशनल पब्लिकेशन की बात करें तो जैसे आईएमएफ है, और ऑफिशियल पब्लिकेशन की बात करें चाहे वो सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट की बात करें जैसे आरबीआई हो गया या फिर सेंसस ऑफ इंडिया हो गया, ये लोग भी डेटा रिलीज करते हैं। तो ये जो भी डेटा है पब्लिश डेटा है वो भी क्या है, सेकेंडरी डेटा का ही एक पार्ट है। इसी तरीके से सेमी ऑफिशियल पब्लिकेशन भी होता है, जैसे सेमी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन जैसे म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, पंचायत एक्सेट्रा, ये भी लोग भी डेटा पब्लिश करते हैं। तो ये भी पब्लिश्ड सोर्सेज हैं। इसी तरीके से अलग अलग इंस्टीट्यूशंस भी डेटा पब्लिश करते हैं, जैसे इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूशंस हो गया या फिर इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, ये लोग भी रिसर्च प्रोग्राम चलाते हैं, उसके थ्रू डेटा पब्लिश करते रहते हैं। इसके अलावा भी कुछ पब्लिश सोर्सेज हैं, जैसे जर्नल हो गया या न्यूज़पेपर हैं, ये भी पब्लिश्ड सोर्सेज हैं। अब कुछ अनपब्लिश्ड सोर्सेज के बारे में बात कर देते हैं। अनपब्लिश्ड जैसे नाम से पता चल रहा है कि ऐसे सोर्सेज, सेकेंडरी डेटा के ऐसे सोर्सेज जो पब्लिश्ड नहीं हुए हैं। जैसे आरबीआई देखें, आरबीआई क्या करता है, ये अपने डेटा को पब्लिकली शो कराता है, यानी वो एनुअल जो डेटा वो पब्लिश करता है। तो ये पब्लिश डेटा हो गया। लेकिन कई बार जो गवर्नमेंट है या प्राइवेट ऑफिसेज हैं वो डेटा मेंटेन करते हैं बट वो उसको पब्लिश नहीं करते। या फिर आप देखो कि जो इंडिविजुअल रिसर्च स्कॉलर्स हैं वो लोग भी पब्लिश अगर नहीं कर रहे हैं तो वो अनपब्लिश्ड सोर्सेज होगा। यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात ये है कि जब भी हम सेकेंडरी डेटा यूज़ करते हैं तो वहाँ पे हमें थोड़ा ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है। तो आपसे क्वेश्चन में पूछा था कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेथड ऑफ कलेक्टिंग प्राइमरी डेटा। तो डायरेक्ट इंटरव्यू जो है वो मेथड होता है, इनडायरेक्ट इंटरव्यू मेथड ये भी होता है, क्वेश्चनर मेथड ये भी होता है, नेशनल पब्लिकेशन जो है वो सेकेंडरी डेटा का एग्जाम्पल है। तो पूछा है इनमें से कौन सा नहीं है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की। क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहा है द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन वाज। आपसे पूछा है कि सीएसओ जो है उसकी एस्टैब्लिशमेंट कब हुए थे। आपके ऑप्शन है 2 मार्च 1951, 2 मई 1951, 15 मार्च 1950, 2 मई 1953। तो सबसे पहले सीएसओ को जान लेते हैं कि सीएसओ है क्या। इसको हम बोलते हैं सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, या फिर इसको हम सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस के भी नाम से भी जानते हैं। देखिए सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन जो है वो इसका पहले नाम था। आज के टाइम पे इसको हम सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस कहते हैं। एग्जाम में आपसे किसी भी नाम से पूछा जा सकता है, तो आपको दोनों नाम पता होना चाहिए। इसके अलावा सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में आपको कुछ और चीज़ें पता होनी चाहिए। जैसे ये फॉर्म कब हुआ था, तो ये हुआ था 2 मई 1951 को, और इसका जो हेड ऑफिस है वो है न्यू दिल्ली, इंडिया। कुछ और चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, जैसे कि ये किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है। तो ये आता है मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के अंतर्गत, और ये रिस्पॉन्सिबल है जो भी स्टैटिस्टिकल एक्टिविटीज़ होती हैं उनके कोऑर्डिनेशन के लिए, और जो भी स्टैटिस्टिकल जो स्टैंडर्ड्स बनाए जाते हैं उनको मेंटेन करने के लिए सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन जो है
वो रिस्पॉन्सिबल है। तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो क्वेश्चन में पूछा है कि CSO जो है वो कब स्टैब्लिश किया गया था, तो ये किया गया था 2 मई 1951 को। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन कंडक्टेड सर्वे ऑन, यानी नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन जो है वो कौन से सब्जेक्ट पे, कौन से टॉपिक पे सर्वे करता है। आपके ऑप्शन है सोशियो इकोनॉमिक सब्जेक्ट, एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रियल सब्जेक्ट, डेमोग्राफिक इश्यूज, ऑल ऑफ द अबव। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो NSSO है, यानी कि नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, ये इस्टेब्लिश किया गया था 1950 में। ये बेसिक चीज़ें मैं आपको बता दे रहा हूँ, ये आपको पता होना चाहिए। और इसका काम क्या है, ये इंडिया में अलग अलग टॉपिक पे, अलग अलग सब्जेक्ट पे रिसर्च कंडक्ट करता है। फॉर एग्जांपल सोशियो इकोनॉमिक सब्जेक्ट, एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रियल सब्जेक्ट, डेमोग्राफिक इश्यूज़, इन सारे इश्यूज़ के अंतर्गत ये काम करता है। और ये कौन सी मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है ये भी आपको पता होना चाहिए। तो ये आता है मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के अंतर्गत। तो क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन जो है वो कौन से सब्जेक्ट पे सर्वे करता है। तो ये तीनों जो सब्जेक्ट हैं, चाहे सोशियो इकोनॉमिक सब्जेक्ट हो, एग्रीकल्चरल एंड इंडस्ट्रियल सब्जेक्ट हो या फिर डेमोग्राफिक इश्यूज हो, ये तीनों सब्जेक्ट पे सर्वे कंडक्ट करता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इन अ क्वेश्चनर, देखिए क्वेश्चनर से क्वेश्चन पूछा गया है। तो इन अ क्वेश्चनर हाउ मेनी आंसर शुड बी देयर फॉर सिंपल अल्टरनेटिव क्वेश्चंस। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। आपसे पूछा जा रहा है कि जब आप एक क्वेश्चनर बनाते हैं तो अगर एक सिंपल अल्टरनेटिव क्वेश्चंस बनाना है तो आपको कितना आंसर रखना चाहिए। तो जब भी आप क्वेश्चनर बना रहे हैं वहाँ पे सीधे अल्टरनेटिव्स क्वेश्चंस हैं, यानी विकल्पीय प्रश्न हैं, तो उनमें सिर्फ और सिर्फ दो ऑप्शंस होने चाहिए। वैसे आपके ऑप्शन दिए गए हैं यहाँ पे 3, 2, नो, मेनी, यानी 3 होने चाहिए, 2 होने चाहिए, कोई भी आंसर नहीं होना चाहिए या फिर बहुत सारे आंसर होने चाहिए। तो जब भी आप क्वेश्चनर में सीधे अल्टरनेटिव्स क्वेश्चंस बनाते हैं तो उसमें केवल दो ऑप्शंस होने चाहिए, दो विकल्प होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल यस और नो। अगर ये दो ऑप्शंस हैं तो वो क्वेश्चनर बेटर माना जाता है, अच्छा माना जाता है। ये दोनों जो ऑप्शंस हैं वो सीधे विकल्प हैं, ठीक है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ रिपोर्ट दैट एक्यूमुलेट्स इंफॉर्मेशन अबाउट इंटायर ऑर्गेनाइजेशन एंड सर्व्स द इंटरेस्ट ऑफ आउटसाइडर एज वेल इज कॉल्ड। आपको बताना है कि एक ऐसा रिपोर्ट जो कि एक इंटायर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में सारा इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है और उस इंफॉर्मेशन का जो इस्तेमाल है वो आउटसाइडर भी करते हैं, यानी कि आउटसाइडर का भी उसमें इंटरेस्ट होता है। ये कौन सा रिपोर्ट है? क्या ये इंटरप्राइज रिपोर्ट है, क्या ये कंट्रोल रिपोर्ट है, क्या इसे हम इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट कहेंगे या फिर इसे बजट रिपोर्ट कहेंगे। देखिए बजट रिपोर्ट तो होगा नहीं। क्यों नहीं होगा? क्योंकि बजट रिपोर्ट में हम क्या करते हैं, सबसे पहले अपने बजट को प्लान करते हैं फॉर अ गिवन पीरियड। फॉर एग्जांपल लेट्स से कि 1 ईयर, आप 1 साल के लिए बजट प्रिपेयर करते हो और 1 साल के बाद यानी कि एट द एंड ऑफ 1 ईयर, ठीक है, आप 1 साल के बाद आप क्या करते हो कि आप देखते हो कि आपने जितना बजट बनाया है और एक्चुअली में आपने कितना स्पेंड किया है। तो इसको बताने के लिए आप जो रिपोर्ट तैयार करते हो उसे हम बजट रिपोर्ट कहते हैं। सेकंड है इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट। तो इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट भी नहीं होगा, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट आप देखो कि बिजनेस में जब कोई एक फॉर्मल कंप्लेंट फाइल होती है या कोई इंसिडेंट होता है तब हम इन्वेस्टिगेशन करते हैं। और इन्वेस्टिगेशन क्यों करते हैं? क्योंकि हम किसी कंक्लूजन में पहुंचना चाहते हैं। तो इन्वेस्टिगेशन में सबसे पहले क्या होता है कि इशू को रिकॉर्ड किया जाता है, यानी कौन सा इंसिडेंट हुआ है उसको रिकॉर्ड किया जाता है, सारे एविडेंस कलेक्ट किए जाते हैं, उसका विश्लेषण होता है यानी एनालिसिस किया जाता है, फिर एंड में हम कंक्लूजन निकालते हैं। तो कंक्लूजन जो डॉक्यूमेंट है वो उसे हम इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट कहते हैं। बी ऑप्शन देखते हैं कंट्रोल रिपोर्ट। तो इसे हम कंट्रोल रिपोर्ट भी नहीं कहेंगे। कंट्रोल रिपोर्ट क्या होता है कि जब एक बिजनेस में कोई लूप होता है यानी कोई कमी होता है तो ऐसा कोई भी इंफॉर्मेशन जो कि एक फीडबैक की तरह है, यानी कि किसी लूप को बताने के लिए एक रिपोर्ट तैयार की जाती है
बिजनेस में, तो उसे हम कंट्रोल रिपोर्ट कहते हैं, क्योंकि इस रिपोर्ट में ये बताया जाता है कि ये लूप होल है और इसे किस तरीके से सही किया जा सकता है। तो फर्स्ट ऑप्शन है इंटरप्राइज रिपोर्ट, तो इसे हम इंटरप्राइज रिपोर्ट ही कहते हैं। इंटरप्राइज रिपोर्ट बेसिकली क्या होता है कि एक ऐसा रिपोर्ट है जिसमें हम इंटायर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में सारा इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं और इसमें आउटसाइडर का भी इंटरेस्ट होता है, यानी आउटसाइडर का भी उसमें इंटरेस्ट होता है। इंटरप्राइज रिपोर्ट में मैन्युफैक्चरिंग की जाने वाले गुड्स, रॉ मटेरियल, प्रोडक्शन टेक्निक, मशीन, लेबर, कैपिटल, इन सभी के बारे में डिटेल्ड इंफॉर्मेशन होता है। अब ये जो इंटरप्राइज रिपोर्ट होता है वो बनाया क्यों जाता है? ये इसलिए बनाया जाता है ताकि हम फ्यूचर कॉस्ट और जो प्रॉफिटेबिलिटी है उसको हम आइडेंटिफाई कर सके, यानी जो भी भावी उपक्रम की लागत है या जो लाभदायकता है यानी प्रॉफिटेबिलिटी है, इसको स्पष्ट करने के लिए ये रिपोर्ट बनाई जाती है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, इंटरप्राइज रिपोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द फॉर्मूला ऑफ परसेंटाइल रेंज इज। आपको परसेंटाइल रेंज का फॉर्मूला बताना है। आपके ऑप्शंस हैं P90 माइनस P10, P50 माइनस P30, P75 माइनस P25 या नन ऑफ दीज। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि जैसे मान लीजिए मैंने लिखा है P50 माइनस P30, तो यहाँ पे ये एग्ज़ाम में इस तरीके से आपको लिखा नहीं मिलेगा, क्योंकि ये गलत तरीके से लिखा गया है, इस तरीके से नहीं लिखा जाता। यहाँ पे आप देख रहे हैं P के मैंने नीचे लिखा है, तो ये करेक्ट है। इस तरीके से आपको एग्ज़ाम में लिखना है, न कि इस तरीके से जो मैंने ऑप्शन में लिखा है उस तरीके से आपको बिल्कुल भी नहीं लिखना है। चूँकि मैं कंप्यूटर में टाइप कर रहा था तो मेरे से ये लिखा नहीं पाया, तो मैंने ऐसे ही लिख दिया, लेकिन ये करेक्ट फॉर्म है लिखने का। तो आपको परसेंटाइल रेंज का फॉर्मूला बताना है। देखिए, अगर आपने डिस्पर्जन पढ़ा है तो आप इस क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं। तो अगर आप मेथड ऑफ डिस्पर्जन पढ़े होंगे तो आप इस क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं। तो मेथड्स ऑफ मेजरिंग डिस्पर्जन के अंतर्गत हम बहुत सारी चीज़ों को पढ़ते हैं। फॉर एग्जांपल रेंज, रेंज का फॉर्मूला होता है m1 माइनस m0। इसका और भी फार्मूला है, इसलिए कंफ्यूज मत होइएगा, यानी मैक्सिमम माइनस मिनिमम होता है। और इसके बाद होता है रेंज के बाद इंटर क्वार्टाइल रेंज, IQR, मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ। इसका फॉर्मूला है Q3 माइनस Q1। इसके बाद होता है परसेंटाइल रेंज, जिसका फॉर्मूला होता है P90 माइनस P10। इसके अलावा आपको क्वार्टाइल रेंज के बारे में भी पता होना चाहिए, जिसका फॉर्मूला होता है Q3 माइनस Q1 अपॉन 2 होता है। इसके अलावा भी आपको मीन डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन, लॉरेंज कर्व, इस सभी चीज़ों के बारे में भी पता होना चाहिए, लेकिन ये बेसिक्स हैं, ये आपको पता होना चाहिए। तो आपने देखा कि इसी चारों में से एक को पूछ दिया, यानी परसेंटाइल रेंज से क्वेश्चन पूछ दिया है, तो आपको सारी चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए। तो क्वेश्चन में आपको परसेंटाइल रेंज पूछा है तो होगा P90 माइनस P10, यानी करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है इफ कोरिलेशन कोएफिशिएंट बिटवीन टू वेरिएबल्स इज अनसर्टेन इट इम्प्लाइज दैट। आपको कह रहा है कि कोरिलेशन कोएफिशिएंट अगर दो वेरिएबल्स के बीच में अनसर्टेन है तो उसका क्या मतलब है? क्या कोरिलेशन इज इक्वल टू +1 या r इज इक्वल टू -1 या r इज इक्वल टू 0 या फिर r इज इक्वल टू 0.5। अब देखिए, कोरिलेशन कोएफिशिएंट अगर आपको नहीं पता है तो आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं कर सकते। देखिए, मैंने पहले ही कोरिलेशन पे एक बहुत ही डिटेल्ड वीडियो बना लिया है, तो मैं आप सभी को रिकमेंड करूंगा कि वो वीडियो ज़रूर देखें। आपको आई बटन पे भी मिल जाएगा या डिस्क्रिप्शन में भी आपको उसका लिंक मिल जाएगा। आप वहाँ जाके इस क्वेश्चन को डिटेल में समझ सकते हैं। मैं यहाँ शॉर्ट में आपको समझा दे रहा हूँ। देखिए, कोरिलेशन क्या होता है कि दो वेरिएबल्स के बीच में हम रिलेशनशिप फाइंड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं ये कहूँ कि रेनफॉल और एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में क्या कोई कोरिलेशन है या नहीं, तो आप कहोगे हाँ सर है, क्योंकि ज़्यादा बारिश होगी तो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन भी ज़्यादा होगा। तो कोरिलेशन कोएफिशिएंट ये बताता है कि रिलेशन है या नहीं, ज़्यादा रिलेशन है, कम है, क्या है, ये चीज़ें कोरिलेशन कोएफिशिएंट बताता है। तो यहाँ पे सिंपल चीज़ें मैं आपको बता दे रहा हूँ, जैसे r इज इक्वल टू अगर +1 तो हम ये मानेंगे कि परफेक्टली पॉजिटिव रिलेशन होगा। अगर r इज इक्वल टू -1 है तो वो होगा परफेक्टली नेगेटिव कोरिलेशन। और अगर r इज इक्वल टू 0 है
तो यहाँ पे नो रिलेशन होगा, यानी कोई भी कोरिलेशन नहीं होगा, या फिर अनसर्टेन है तो भी कोई कोरिलेशन नहीं होगा। अब देखिए पॉजिटिव, परफेक्टली पॉजिटिव और परफेक्टली नेगेटिव कब होगा? जब सेम डायरेक्शन हो, जब सेम डायरेक्शन हो तब पॉजिटिव होता है। फॉर एग्जांपल अगर हम ये देखें कि हाइट बढ़ने से वेट बढ़ता है या नहीं बढ़ता है, तो आप देख रहे हो कि सेम डायरेक्शन में जा रहा है, यानी हाइट भी बढ़ रहा है और वेट भी बढ़ रहा है। इसी तरीके से अगर मैं ये बोलूँ कि जो रेनफॉल है, जो बारिश है, बारिश कम हो रही है, तो एग्रीकल्चर जो प्रोडक्शन है वो भी कम हो रहा है। तो आप देखो कि दोनों एरो जो है वो नीचे की तरफ जा रहा है, तो सेम डायरेक्शन में जाए, चाहे एरो ऊपर जाए चाहे एरो नीचे जाए। अगर सेम डायरेक्शन में होगा तो वो पॉजिटिव कोरिलेशन होगा, और अगर अपोजिट डायरेक्शन में होगा, एरो अगर अपोजिट डायरेक्शन में होगा यानी एक ऊपर जाए और दूसरा नीचे जाए, तो इसे हम नेगेटिव कोरिलेशन कहते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं ये बोलूँ कि प्राइस बढ़ता है तो डिमांड क्या होगा? घटेगा। तो आप देख रहे हैं एक एरो ऊपर जा रहा है, एक नीचे जा रहा है। तो जब नेगेटिव कोरिलेशन होता है तो जो डायरेक्शन है वो अपोजिट होता है। देखिए जब कोरिलेशन कोएफिशिएंट दो वेरिएबल्स के बीच में अनसर्टेन है, पता ही नहीं है, तो वहाँ पे हम ये मानेंगे कि कोई भी कोरिलेशन नहीं है, यानी करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, आर इज इक्वल टू 0, यानी देयर विल बी नो कोरिलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। आपको 3 स्टेटमेंट दिया गया है, आपसे कह रहा है कि आपको नेगेटिव कोरिलेशन बताना है। आपके ऑप्शन है इनकम एंड एक्सपेंडिचर ऑफ फैमिली, प्राइस एंड डिमांड ऑफ प्रोडक्ट, सेल्स एंड प्रॉफिट्स ऑफ अ कंपनी, या नन ऑफ द एबव। अभी मैंने आपको बताया था नेगेटिव कोरिलेशन का मतलब है कि डायरेक्शन जो है वो अपोजिट होना चाहिए। अपोजिट डायरेक्शन का क्या मतलब है कि एक ऊपर जा रहा है तो दूसरा नीचे होना चाहिए। तो देखिए इनकम और एक्सपेंडिचर का रिलेशन किस तरीके से होगा? मान लेते हैं कि हमारा इनकम जो है बढ़ रहा है, ये इनकम है, और एक्सपेंडिचर जो है वो भी बढ़ रहा है, क्योंकि जाहिर सी बात है अगर आपकी इनकम बढ़ रही है तो एक्सपेंडिचर भी बढ़ेगा। इसी तरीके से अगर हम मान लेते हैं कि आपकी इनकम कम हो रही है तो जाहिर सी बात है एक्सपेंडिचर भी कम होगा। पहले आप 50,000 कमाते थे, अब 10,000 कमा रहे हो, तो आप खर्चा भी तो कम ही करोगे। अब नेक्स्ट देखते हैं सेल्स एंड प्रॉफिट का। मान लेते हैं कि आपकी सेल्स ज़्यादा हो रही है तो जाहिर सी बात है प्रॉफिट भी ज़्यादा होगा। इसी तरीके से अगर आपकी सेल्स कम हो रही है तो जाहिर सी बात है प्रॉफिट भी कम होगा। और बी ऑप्शन देखें, इसमें कह रहा है कि अगर मान लीजिए प्राइस बढ़ रहा है तो डिमांड जो है वो घटेगी। तो सिर्फ बी वाले ऑप्शन में ही हम नेगेटिव कोरिलेशन का एग्जांपल देख पा रहे हैं, यानी यहाँ पे नेगेटिव कोरिलेशन है। अगर हम प्राइस बढ़ाएंगे तो डिमांड घट जाएगी, यानी जो एरो है वो अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है। तो इसमें पूछा है कि वी शुड एक्सपेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन वाइल स्टडिंग रिलेशनशिप बिटवीन, यानी में से कौन सा स्टेटमेंट है जो ये बताता है कि इस स्टेटमेंट में नेगेटिव कोरिलेशन। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि आपको फॉर्मूला बताना है मिड वैल्यू का। द फॉर्मूला टू कैलकुलेट मिड वैल्यू इज, आपके ऑप्शन है L1 प्लस L2, L1 माइनस L2, L1 प्लस L2 अपॉन 2, L1 माइनस L3 अपॉन 2। तो आपको मिड वैल्यू का फॉर्मूला बताना है। देखिए मिड वैल्यू को हम मिड पॉइंट भी कहते हैं, और इसका फॉर्मूला होता है L1 प्लस L2 अपॉन 2। ये फॉर्मूला है वेयर L1 इज इक्वल टू, ये लोअर क्लास लिमिट है, और L2 जो है वो अपर क्लास लिमिट है। तो मिड वैल्यू का फॉर्मूला होता है L1 प्लस L2 अपॉन 2, वेयर L1 इज इक्वल टू लोअर क्लास लिमिट और L2 इज इक्वल टू अपर क्लास लिमिट। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, L1 प्लस L2 अपॉन 2। अब आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट अर्थमेटिक मीन। आपको मीन निकालना है, आपको इंफॉर्मेशन दिया गया है और मीन निकालना है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि ये कौन सी सीरीज का क्वेश्चन है। तो यहाँ पे आपको डिस्क्रीट सीरीज से क्वेश्चन पूछा गया है।
डिस्क्रीट सीरीज की क्या पहचान है कि आपको ऑब्जर्वेशन दिया रहता है जिसको हम आइटम कहते हैं, प्लस फ्रीक्वेंसी दिया रहता है। तो डिस्क्रीट सीरीज का फॉर्मूला क्या है, मीन इज इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स अपॉन एन। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले आइटम लिख देते हैं यहाँ पे, आइटम जिसे हम एक्स यहाँ पे कहेंगे। उसके बाद हम फ्रीक्वेंसी लिख देते हैं और यहाँ पे एफ एक्स। आइटम यहाँ पे दिया गया है 145, 155, 165, 175। फ्रीक्वेंसी दिया है 10, 12, 15, 10। तो यहाँ पे n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5, 2, 7 और 4 यानी 47। ठीक है, एफ एक्स निकाल लेंगे तो यहाँ हो जाएगा 1450। उसके बाद 155 में 12 का गुणा करेंगे तो 12 पंजे 60, हाथ में लगा 6, 12 पंजे 60, 6 66, फिर 12 6 18 यानी 1860। फिर 165 में 15 का गुणा करेंगे तो 15 यहाँ 45, चौक 60, 5 75 यानी 7, 15 छक्का 90, 90 7 97, फिर 9, फिर 15 9 24। फिर इसका मल्टीप्लाई करेंगे 175 में 10 का तो 1750 हो जाएगा। यहाँ पे सिग्मा एफ एक्स हो जाएगा, यहाँ पे देखिए 5 हो जाएगा, फिर 6 5 11, 11 7 18, 18 4 22, 1 23 हो जाएगा। हाथ में लगा 2 तो 4 2 6, 6 6 12, 2 14, 14 4 18, 18 6 24, 1 25, फिर 2 1 3 2 5 1 6 1 7 यानी 7535। ये आपका सिग्मा एफ एक्स आ गया। तो फॉर्मूला में अगर हम पुट कर देंगे तो क्या होगा, 7535 अपॉन 47। अब डिवाइड कर दें 7535 को 47 से, ये चीज़ ध्यान रखें। एक बार जाएगा 47, 15 में से 7 गया 8, 6 में से 4 गया 2, फिर 3 लेके जाएंगे, फिर जाएगा 6, तो 6 बार लेके जाएंगे तो कितना हो जाएगा, 6 7 जा 42, 4 6 चौके 24, 24 4 28, फिर हो जाएगा 3 में से 2 गया 1, ये ख़त्म। फिर उतारेंगे 5, जाएगा नहीं तो 0 लगा के दशमलव लगा के बढ़ा देंगे तो 0 कर देंगे यहाँ पे। 3 बार लेके जाएंगे तो 7 त्रिक 21, फिर 2 4 3 12, 12 2 14 हो जाएगा यानी 1। तो यहाँ पे 150 में से 141 घटाएंगे तो 9 आएगा। रफली आप ये देख रहे हैं कि 160.3 आ रहा है। तो जो बी ऑप्शन है यही काफ़ी नियरेस्ट अप्रॉक्स यही आंसर आना चाहिए। आपको बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए एग्ज़ाम में, नहीं तो आप क्वेश्चंस अटेम्प्ट नहीं कर सकते। और ये फ्री के क्वेश्चंस हैं, अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो आपको ये आसानी से मिल सकता है। मैं और भी क्वेश्चंस देखूंगा अलग अलग सब्जेक्ट के जो बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, जो एग्ज़ाम में आने के चांसेस होंगे, उनको मैं कवर करूंगा। तो ये था पार्ट 2 जिसमें मैंने स्टैट्स के कुछ क्वेश्चंस कवर किए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए थैंक यू। यहाँ studycommerce.net टाइप करना है और यहाँ पे आप क्लिक करके हमारे होम पेज पर पहुँच जाएंगे। तो ये है हमारी वेबसाइट studycommerce.net से आप हमारी वेबसाइट पर जा सकते हैं। आपको हमारी वेबसाइट पर यहाँ एक क्विज़ेस का सेक्शन मिलेगा जिसमें आपको यूजीसी नेट, टीजीटी पीजीटी और यूपीएचईएससी से रिलेटेड प्रैक्टिस सेट मिल जाएंगे। यहाँ से आप क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं यूपीएचईएससी उत्तर प्रदेश हायर एजुकेशन सर्विस कमीशन, ये असिस्टेंट प्रोफेसर की एग्जामिनेशन है। यहाँ आप देख सकते हैं सारे प्रैक्टिस सेट आपको दिख जाएंगे। रेगुलरली यहाँ पर प्रैक्टिस सेट को अपडेट किया जाता है। जो भी सेट आपको प्रैक्टिस करना है आप उस पर से क्लिक कर सकते हैं। इस तरीके से यहाँ पर ये ओपन हो जाएगा। यहाँ आपको अपनी ईमेल आईडी डालनी है, अपना नाम डालना है। उसके बाद जो क्वेश्चंस है वो आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। क्विजेज में जब आप यूजीसी नेट कॉमर्स पर क्लिक करेंगे तो इस तरीके से पेज आपके सामने ओपन होगा। 1 जुलाई से यहाँ पर भी आपको सेट मिल जाएंगे प्रैक्टिस करने के लिए। इसके अलावा इसमें लेक्चर की प्लेलिस्ट दी हुई है
जिसे आप क्लिक करेंगे तो आपको ये डायरेक्टली यूट्यूब पे लेकर के जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये आपको यूट्यूब पे लेकर जाएगा। यूट्यूब पे हमारी जो भी प्लेलिस्ट है उसे आप एक्सेस कर सकते हैं और जो वीडियो आप देखना चाहें उस वीडियो को आप देख सकते हैं। यहाँ पे यूजीसी नेट कॉमर्स के अलावा पीजीटी कॉमर्स में भी खुद को इनरोल कर सकते हैं, यूपीएचईएससी में भी खुद को इनरोल कर सकते हैं।